बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम लोग पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे। पिछले क्लास में मैंने बोला था कि आप लोग वीडियो लेक्चर पिछला वाला देख कर बैठेंगे। मैं आप लोगों को पहले क्वेश्चन देते जाऊंगा और आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बीच बीच में कहीं छोटे छोटे टर्म्स आएंगे, उसको हम लोग पढ़ते भी जाएंगे। आपके सामने पहला क्वेश्चन, हमारे पास 4 पार्टिकल हैं। पार्टिकल मतलब जिसके साइज को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। सारे आइडेंटिकल पार्टिकल हैं, मास m m m m। बच्चों इनके जो बीच का डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज गिवन। इसको मैं नीचे लिख देता हूं, इसको तुम समझो कि दिस इज स्क्वायर शेप ऑफ लेंथ L। L लेंथ का ये स्क्वायर शेप बना रहे हैं, ठीक। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स ढेर सारे हैं, इसको हम बोलेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। कौन कौन सा एक्सिस? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 क्वेश्चन हमको मिला। बच्चे एक बार एक्सिस देख लो अपना। देखो ये 1 1 है, ये 2 2 एक्सिस है, ये 3 3 एक्सिस है। बच्चों जो दो क्रॉस, तुम लोग 12th क्लास में जब मैग्नेटिज्म पढ़ोगे, या फिर मैंने वेक्टर में तुम लोगों को बताया था कि जो ये डायरेक्शन होता है वो होता है परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड, और ये डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड। यहां पर ऐसा डायरेक्शन दिया है, 3 3 क्रॉस दिया है, मतलब समझेंगे 3 3 एक्सिस ऐसा है, इस तरीके से। 4 4 ये एक्सिस रहा, 5 5 ये एक्सिस रहा, 5 5 6 6 ये एक्सिस रहा, ऐसे क्रॉस। आपको सब एक्सिस के लिए लिखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या लिखने का तरीका था? जितने मास होंगे उतने मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेंगे, और नेट लिखने के लिए हम सबको जोड़ देंगे। तो आपसे कोई टर्म ना छूटे, इसलिए मैं इनका नेमिंग कर देता हूं। ये A है, ये B है, ये C है, और ये D है। मतलब बच्चों जब तुम लोग टर्म लिखना तो पहले A को लिखना, फिर B को, फिर C को, फिर D को, और लास्ट में जोड़ देना। जो तुम्हारा सम होकर आएगा चारों का, वही हमारा क्या हो जाएगा? नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप लोग पहले खुद से ट्राई करें। चलो मेरे से मिलाओ। 1 1 एक्सिस, पहला मास A का दूरी कितना हो गया एक्सिस से? 0। क्या लिखेंगे? A का m इंटू 0 स्क्वायर प्लस B मास की दूरी इस एक्सिस से कितना है? L। तो हमारा आंसर होगा m इंटू L स्क्वायर। C मास की दूरी इस 1 1 एक्सिस से कितना है? L। दिस इज m इंटू L स्क्वायर। और D मास एक्सिस पर ही है, इसलिए एक्सिस से इसकी दूरी हो गई 0। अब बच्चों को नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, सबको जोड़ दो। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, आंसर आ गया कितना? 2mL स्क्वायर। आप लोग जो किए होंगे उससे इसको मैच कराइए। अगर किसी बच्चे का गलत आंसर आया है, मैंने तरीका समझा दिया, फिर से ट्राई करो सारे क्वेश्चंस को। चलो बच्चों देखो, 2 2 ये 2 2 एक्सिस है। इस एक्सिस से इसकी जितनी दूरी है उतनी ही इसकी दूरी, उतनी ही इसकी दूरी, उतनी ही इसकी दूरी, और कितना? L/2। तो इसको हम लोग बच्चों लिखेंगे m इंटू L/2 का स्क्वायर प्लस m इंटू L/2 का स्क्वायर प्लस m इंटू L/2 का स्क्वायर प्लस हम लिख सकते हैं सीधे इतना इंटू 4। दिस इज इक्वल टू mL स्क्वायर बाई 4 इंटू 4। 4 से 4 कैंसिल, एंड द आंसर इज mL स्क्वायर। हम 4 बार लिखेंगे, जब हमको पता है कि चारों टर्म सेम आएगा, तो मैंने सीधे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर निकाल लिया।
3 ये है 3 बच्चों ऐसा। अब बताओ इस एक्सिस से ए की दूरी, बी की दूरी, सी की दूरी, डी की दूरी सब सेम है। और कितना दूरी है? डायगोनल का आधा, डायगोनल का आधा दूरी पर कितने मास है? 4 मास हैं। क्या लिखा जाए? m इंटू डायगोनल कितना होता है स्क्वायर का? साइड रूट 2, इसका आधा, इसका स्क्वायर और इंटू 4। बस 4 पार्ट के हैं, 4 टर्म मिलेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। बोलो कितना आ जाएगा? m इंटू 12 स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 4 से 4 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 2 ml स्क्वायर। नेक्स्ट इज 4 बच्चों ये है, देखो ये एक्सिस है 4। इससे जितना a का दूरी उतना b का, उतना ही c का, उतना ही d का, और कितना दूरी l/2, दिस इज m इंटू l/2 का स्क्वायर, और ऐसे ऐसे कितने मास? 4 मास। दिस इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 4 इंटू 4 से 4 कैंसिल, एंड दिस इज इक्वल टू ml स्क्वायर। अगला 5 ये वाला, जो 5 से दूरी बताओ कितना हो जाएगा? ए की दूरी कितनी होगी? डायगोनल का आधा, डायगोनल का आधा मतलब क्या लिखा जाए? l√2/2 का स्क्वायर। थोड़ा जगह बना लेते हैं, I6 को थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ए का हो गया। बी देखो, बी मास इसी एक्सिस पे बैठा है, कितना लिखेंगे? m इंटू 0 स्क्वायर। सी की दूरी डायगोनल का आधा, m l√2/2 का स्क्वायर, और d एक्सिस पर ही है, इसलिए d मास की दूरी एक्सिस से 0। दिस इज m इंटू 0 स्क्वायर। जितना भी आता है आप कर लीजिए, यह आपका आंसर है। जो भी आता हो आप कर सकते हैं। 6 बच्चों 6 ढूंढो, ये रहा 6। बोलो 6 से b की दूरी l/2, ऐसे एक्सेस है, ऐसे b की दूरी l/2, c की दूरी l/2, और a की दूरी तो ये होगा ना, ये वाला d1। अच्छा d1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। बोलो d1 बराबर कितना हो जाएगा? √of l/2 का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, l/2 का स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू √of l²/4 प्लस l स्क्वायर, 5/4 l स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू √5/2l। d1 का वैल्यू आ गया √5/2l। अब वैल्यू पुट करते हैं। बोलो a का कितना हो जाएगा? m इंटू d1 स्क्वायर, b का m इंटू l/2 का स्क्वायर, c का m इंटू l/2 का स्क्वायर, और d का वही दूरी d1, m इंटू d1 स्क्वायर। तो बोल भाई क्या लिखा जाए? m इंटू d1 का वैल्यू कितना? √5/2l, √5/2l का स्क्वायर, प्लस v की दूरी कितनी है? l/2, m इंटू l/2 का स्क्वायर, यहां से c की दूरी l/2, m इंटू l/2 का स्क्वायर, और प्लस d मास की दूरी कितना है? d1, दिस इज m इंटू √5/2l का स्क्वायर। जो भी आता है दैट इज योर आंसर। तो बच्चों सारे आंसर्स को मिला लीजिए।
जो नेक्स्ट हमारा टर्म है रेडियस ऑफ गायरेशन, ये किसी बॉडी के लिए डिफाइन किया जाता है। मान लो देखो हमारे पास सपोज देखो ये कोई बॉडी है ये, और ये हमने एक्सिस ले लिया, और बॉडी को क्या समझ सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ असेंबल ऑफ मेनी पार्टिकल्स। बच्चों मान लो ये सब हमारे पार्टिकल्स हैं, ऐसा क्या है, M1 M2 M3 M4 M5, ये डिस्टेंस इज R1, this distance is R2, this is R3, this distance is R4 and this is R5। ऐसे ही कहीं पर मान लो हमारा N पार्टिकल है, इसका नाम हो गया Rn। अब इसका हमसे पूछा जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या लिखेंगे बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया, M1 R1 स्क्वायर, भाई हर पार्टिकल लिख देंगे और लिख के सबको जोड़ देंगे, M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर, M3 R3 स्क्वायर और प्लस ऐसे ही Mn Rn स्क्वायर। हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अरे ये क्या है, ये जो रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन एक्सिस से वो डिस्टेंस है जहां पर हम इस पूरे बॉडी के मास को कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं टू हैव द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस। फिर से सुनो, इस एक्सिस से कितना दूरी पर हम इस पूरे बॉडी के मास को सपोज करें और सपोज करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, तो वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आए जो यहां पर आया है, तो उस दूरी को हम लोग इसका रेडियस ऑफ गायरेशन बोलेंगे। डेफिनेशन बनाया जाए, रेडियस ऑफ गायरेशन is the distance from axis where whole mass of the body is supposed to be concentrated to have the same moment of inertia of the body about that axis। हम इतना मेहनत से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें या कितना दूरी पर हम पूरे बॉडी के मास को एक पॉइंट मास की तरह कॉन्सेंट्रेटेड मान लें, ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वही वैल्यू आए जो इस मेथड से आया था। तो इस डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे इस बॉडी का इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बच्चों मैंने इसका डिस्टेंस का नाम क्या मान लिया, के। और जो यहां पर हम मास मानेंगे वो क्या माना जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस Mn, सारा मास। तो यही की हमारा क्या बन गया, मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। तो पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसको बच्चों मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर ए। रेडियस ऑफ गायरेशन इज, कुछ लोग जायरेशन भी बोलते हैं, कुछ भी बोलो, जो मन करे वो बोलो, है ना, तो उनको मीनिंग समझ में आना चाहिए। रेडियस ऑफ गायरेशन इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस वेयर होल मास of the body is supposed to be
concentrated without altering the moment of inertia about the axis. इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा था वो अल्टर ना हो, अल्टर मतलब बदलना, वो ना बदले, तो हम इस पूरे बॉडी का मास को कहां कॉन्सेंट्रेटेड माने। तो लिखते हैं इफ के बी रेडियस ऑफ गाइरेशन देन, बोलो आई को क्या लिख सकते हैं, सारा मास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn वही पॉइंट मास है ना, पॉइंट मास। तो किसी पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास पूरा मास ले लिए इनटू के स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर बी। अब बच्चों ये आई और ये आई दोनों क्या है, सेम है, तो बराबर कर देते हैं एट ए इक्वल टू बी। इसलिए बोलो भाई क्या आया, m1 प्लस m2 प्लस mn के स्क्वायर इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर m3 r3 स्क्वायर mn rn स्क्वायर। बराबर हो गया ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां से बच्चों हमारा k का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो k स्क्वायर है ना, तो k निकालने के लिए बताओ क्या करें, रूट ले लें और बोलो क्या लिखा जाए, m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर m3 r3 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर and upon mn। ये हमारा k का वैल्यू आया। अब इसका हम लोग डिफरेंट और फॉर्म बना सकते हैं, जो कि हमारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, ऑप्शन के रूप में। तो इसका भी और फॉर्म हम लोग निकाल लेंगे, एक दो फॉर्म और होता है कि इसको कैसे कैसे लिखा जाता है, फिर सारे मास सेम हो तो क्या इसका आंसर बदल जाता है, सब अभी हम लोग एक ही करके लिख लेते हैं। पहला हमारा रेडियस ऑफ गाइरेशन का वैल्यू निकल गया, ये हमारा दिस इज द फाइनल आंसर। नोट करिए इसको। चलो बच्चों देखो, इसको हम लोग अभी और दूसरे फॉर्म में लिखते हैं। देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, और k इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, देखना भाई ध्यान से, ये वाला ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा m1 r1 m2 r2, क्या लिख सकते हैं इसको, m i r i का स्क्वायर, जहां पर i का वैल्यू 1 से लेकर i का वैल्यू n तक। इसको और बड़ा कर लेते हैं, एंड अपॉन नीचे जैसे सिग्मा m i इक्वल टू 1 टू i इक्वल टू n। ऐसा हमको ऑब्जेक्टिव ऑप्शन दिख सकता है। इसको थोड़ा हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिए।
बच्चों और देखना, पॉइंट ये हुआ है ना, एक पॉइंट ऐसा, इफ ऑल द masses be same, मान लो ये सबका मास हम एम 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 लिए रहते तो भाई के का वैल्यू निकालते हैं। के का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ क्या, एम आर वन स्क्वायर, एम आर टू स्क्वायर, एम आर थ्री स्क्वायर, एम आर एन स्क्वायर एंड अपॉन नीचे m प्लस एम प्लस एम प्लस एम। यहां से बच्चों हम लोग और नीचे लिखा जाए k इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, बोल भाई m कॉमन ले लीजिए, क्या बचा आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर एंड अपॉन एम 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 एम, बोलो कितना बार एन एम, एम से एम कैंसिल। तो बच्चों हम लोग इसको मिटा देते हैं, नीचे वाला को है ना, इसको मिटा दिया जाए, इसमें हम लोग और टर्म लिखते हैं। बोलो क्या आ जाएगा, इसलिए k इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर थ्री स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन एन। इसी को मैथमेटिकल टर्म में से लिख सकते हैं, और k इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा आर आई स्क्वायर, जहां पर आई का वैल्यू 1 से लेकर आई का वैल्यू n तक एंड अपॉन n। तो ये सब हमारे छोटे छोटे ऑप्शंस बन सकते हैं एग्जाम में, किससे रिलेटेड, रेडियस ऑफ गायरेशन। और रेडियस ऑफ गायरेशन एकदम सिंपल मतलब रखो, मान लो कोई भी बॉडी है, पूरा ऐसे फैला हुआ है, पूरे बॉडी का मास हम किस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड माने, कितना दूरी पर, ताकि वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आए जो पहले आ रहा था। एक्सिस से उसी दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन। अगर किसी सिस्टम में मान लो ढेर सारे छोटे 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 स्मॉल पार्टिकल्स हैं, अब पूछा इस पूरे सिस्टम को बताओ रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होगा, फिर वही काम करेंगे भाई, सारे पार्टिकल्स को एक जगह कहां कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं, एक्सिस से कितना दूरी पर, ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वही वैल्यू आए जो पहले आया था। तो एक्सिस से ये जो डिस्टेंस लिए उसी का नाम क्या होगा, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, वो आपके दिमाग में होना चाहिए, और ये सब हमारे छोटे छोटे सब ऑप्शंस बन सकते हैं एग्जाम के लिए, नोट कर जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम कैसा मिला, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एक्सिस शोन बिलो। मुझे ये एक्सिस दिखाया गया, हमको लिखा गया एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, इस रॉड के सेंटर से पास कर रहा है ये। इसके बारे में लिखा है थिन रॉड जिसका मास है m, लेंथ है l, पूरा लेंथ कितना है l, इसका मतलब l/2 पीछे है, l/2 आगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, इसका मतलब यही होता है। आई सेंटर ऑफ मास नहीं पर लिखा है, इसका मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो दिस इज एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, हमको यही निकालना है। अब देखो ये तो कॉन्टिन्यूअस बॉडी हो गया, हम तो ऐसा पढ़े ही नहीं। जी तो पूरा रॉड हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, मास हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम क्या पढ़े हैं, हम तो छोटे छोटे पार्टिकल का पढ़े हैं,
भाई किसी पार्टिकल का मास हो m, एक्सिस से दूरी हो r, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। बट यहां तो पार्टिकल है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, इस रॉड के अंदर पार्टिकल मानेंगे कि रॉड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी पार्टिकल्स, और किसी किसी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, और उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन स्केलर की तरह किया जाता है। नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम जोड़ देंगे सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। जोड़ना मतलब इंटीग्रेशन, मतलब हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे। करते हैं इसको, देखो तो कुछ इसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या करेंगे बताओ। हम इसको जो फिर से बना रहे हैं इस रॉड को, ठीक है। यहां से x दूरी पर, कितना दूरी पर, x दूरी पर हम लोग एक छोटा सा पतला सा पार्ट लेते हैं जिसका थिकनेस कितना है dx। रॉड में हम इतना छोटा सा चीज लीजिए, और बच्चों इसका मैंने मास मान लिया dm। अब इस dm का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास dm about एक्सिस। छोटा सा मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम लिखे di। कैसा एक्सिस, जो सेंटर ऑफ मास से पास करता है, इसका वैल्यू बोले स्मॉल मास, कितना लिखे मास dm। इसकी दूरी कितना यहां से x, मास इंटू एक्स स्क्वायर। स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया dm इंटू एक्स स्क्वायर। अब टेंशन है dm क्या है, तो जो dm को मैं यहां निकाल देता हूं, देखना भाई ध्यान से। सिंस मास इन लेंथ l लेंथ में कितना मास m, इसलिए मास इन यूनिट लेंथ m/l, इसलिए मास इन dx लेंथ, dx माने है ना इस लेंथ को, बोलो कितना हो जाएगा m/l इंटू dx। ये कुछ हमारा समझने के लिए, मतलब हम लोग लिखेंगे दैट इज जो dm है दिस इज इक्वल टू m/l इंटू dx। जो dm है दैट इज m/l इंटू dx। अब इधर बच्चों लिखते हैं, बोलो भाई di सेंटर ऑफ मास का वैल्यू कितना dm इंटू एक्स स्क्वायर। कुछ इसका वैल्यू पुट करो, dm का वैल्यू m/l इंटू dx, दिस इज m/l इंटू dx एक्स स्क्वायर। इसको हम और थोड़ा अच्छे से लिखें तो di सेंटर ऑफ मास का वैल्यू आ जाएगा m कांस्टेंट, l कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर dx। जो इस मास का आ गया, ऐसे ही इस मास का होगा, ऐसे ही यहाँ के मास का, यहाँ का मास का, यहाँ का मास का, यहाँ का, हर जगह का होगा। तो सबका ऐसे ही di निकाल के जोड़ देंगे। जोड़ना मतलब बताओ क्या हो, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में ये बोलेगा यार हम तो कांस्टेंट है, हमको बाहर निकाल दो। ठीक है भाई, इंटीग्रेशन यहां लगा देते हैं। अब बोलो x का वैल्यू कहां से कहां तक लेंगे, पूरा रॉड मिल जाए हमको पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना। तो x का मैं ये स्टार्टिंग यहां से किया हूं, यहां से, इसका मतलब x का वैल्यू 0 यहां पर है। आगे जाएंगे तो कितना लेंथ मिलेगा l/2।
तो अगर मैं 0 से L/2 लेता हूं लिमिट, तो खाली आधा ही रॉड मिलेगा, इधर भी तो रॉड है, इसलिए x का वैल्यू यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर ये 0 है, ये प्लस L/2 है, तो ये माइनस L/2 होगा। मीन्स x विल वेरी फ्रॉम माइनस L/2 टू प्लस L/2। यहां से बच्चों हमारा x वेरी करेगा माइनस L/2 टू प्लस L/2। अब यहां से हमारा आई सेंटर ऑफ मास का वैल्यू आ जाएगा m/L। और बच्चों तुम लोग इसमें इंटीग्रेट करो, देखो तो क्या आता है, कोशिश करो खुद सेंसर निकालने का। चलो बच्चों मेरे से मिलाओ, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलो क्या हो जाए, x का पावर 3/3, लिमिट इज माइनस L/2 टू प्लस L/2। यहां से बच्चों m/L 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, और x³ बोलो अपर लिमिट क्या लिखा जाए, L/2 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट माइनस L/2 का क्यूब। कुछ यहां से आई सेंटर ऑफ मास का वैल्यू हो गया m/3L L³/8 माइनस माइनस प्लस L³/8 प्लस L³/8, दिस इज 2L³/8। अच्छा ये कटा हमारा 4 बार में, यहां देखो एक L से एक L कैंसिल हो गया, तो बचा कितना बताओ, m/3 इंटू 4 12, और ये L³/L। यहां से बच्चों हमारा आई सेंटर ऑफ मास का वैल्यू हो गया m/12 L स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर। और ये आपको याद रखना है, ये ऐसा केस है जिस पर हमको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। आप एग्जाम इतना डायरेक्ट थोड़ी करेंगे, ये तो मैं किसी भी कॉन्टिन्यूअस बॉडी का कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाता है मैं तुमको सिखा रहा हूं, कि कैसे कैसे मास माना जाता है, स्मॉल मास वगैरह जो कुछ हो, बट डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, आपको ये वैल्यू याद रखना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड द एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ। ऐसे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू m/12 L स्क्वायर। नोट कर जाइए। बच्चों अब हम लोग 2 थ्योरम पढ़ेंगे, उस थ्योरम के हेल्प से हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बहुत आसान हो जाएगा। और तो उसमें 2 थ्योरम आता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो मैं पहला लिख रहा हूं आपके सामने पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मुझे इसमें लिखोगे कि दिस इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ बॉडी। कुछ इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कहां लगाएं कहां नहीं लगाएं, हर बॉडी के लिए वैलिड है। ये है क्या, देखो हम चाहे तो इसका डेरिवेशन भी कर सकते हैं ना, नहीं करेंगे कोई मतलब नहीं है, हम लोग को न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना है, 4-5 लाइन लिखेंगे डेरिवेशन आ जाता है। आप अपने काम का चीज समझिए। मान लो बच्चों ये कोई बॉडी है, किसी भी शेप का बॉडी, और इसका बच्चों ये सेंटर है, तो ये जो एक्सिस यहां से गुजरा, इस एक्सिस का नाम क्या लिख सकते हैं, ऐसा एक्सिस जो कहां से गुजरा, सेंटर ऑफ मास से। अगर मैं इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं तो उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम होगा आई सेंटर ऑफ मास। अब मान लो बच्चों पैरेलल, इसका मतलब इस एक्सिस के, देखना ध्यान से, अगर पैरेलल एक एक्सिस है जिसका यहां से दूरी है d1, बच्चों ये एक और पैरेलल एक्सिस है जिसका यहां से दूरी है d2।
मान लो बच्चों इस एक्सिस का नाम है 1 1, इस एक्सिस का नाम है मान लो 2 2, और सपोज भाई यहां भी एक एक्सिस है, मान लो इसका नाम है 3 3, बच्चों ये दूरी है D3। तो हम अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या क्या लिख सकते हैं? तो सुनो बच्चों, तुमको किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, वो एक्सिस ऐसा होना चाहिए जो सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के पैरेलल हो। तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस सेंटर ऑफ मास वाला जो एक्सिस है उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसमें कुछ जुटेगा। क्या जुटेगा? अगर इस बॉडी का मास हो m, which m हमारा क्या है? मास ऑफ बॉडी, तो m इंटू इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर जुटेगा, मतलब m इंटू d1 स्क्वायर। कोई कहेगा अरे सर तब तो हम कहीं भी लगा देंगे, अब तो मतलब दो पैरेलल एक्सिस है, एक का आंसर पता है तो दूसरे का आंसर निकाल लेंगे। तो कोई बच्चा ऐसे सोचा लिखने का, तब तो सर मैं ऐसा लिख दूंगा I22 इज इक्वल टू, मान लो I11 पता है, प्लस मास इनटू और दोनों एक्सिस के बीच की दूरी का स्क्वायर। कोई बच्चे लिख दिया सर मैंने तो लगा लिया भाई, ये वाला एक्सिस का पता था, बीच की दूरी पता था, तो I22 बराबर I11 प्लस मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। बट बच्चों ध्यान रखना, दिस इज रॉन्ग। कहा रॉन्ग क्यों हो गया? रॉन्ग इसलिए हुआ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम किसी भी दो एक्सिस के लिए नहीं होता। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमेशा उन दो एक्सिस के लिए लगाते हैं जिसमें से एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करता हो। ये ध्यान रहे हमेशा, यहां पर कोई भी सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस नहीं था, सो दिस इज रॉन्ग। कोई कहे सर I22 लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? तो बोल रहे हैं भाई I22 लिखना होगा तो तुम सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में पढ़ाई करोगे। I सेंटर ऑफ मास प्लस मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये एक्सिस और 2 2 एक्सिस के बीच में डिस्टेंस है d1 प्लस d2। दिस इज d1 प्लस d2 का स्क्वायर। ये हमारा सही है। तो हमेशा ही पैरेलल एक्सिस थ्योरम में एक एक्सिस ऐसा होना चाहिए जो सेंटर ऑफ मास से पास करे। दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। ये हमारा सही है, ये हमारा सही है। और कुछ ऐसा सर हमको सेंटर ऑफ मास वार नहीं पता हो तो क्या करेंगे? जैसे सुनो, ध्यान से सुनना भाई। इफ I11 is given and I33 is asked, बच्चों I11 गिवन है और I33 पूछा गया, I33 पूछा गया और I सेंटर ऑफ मास पता ही नहीं, I11 पता है। अब हम क्या करें? 33 का 11 का तो रिलेशन हो ही नहीं सकता, बिकॉज पैरेलल एक्सिस थ्योरम में एक एक्सिस होना चाहिए जो सेंटर ऑफ मास से पास करे। तो आपको जो पता है उसके हेल्प से आप निकालिए I सेंटर ऑफ मास और फिर I सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इसको निकालिए। मतलब हमको अगर I33 लिखना होगा तो हम लिखेंगे कि I33 इज इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास, I33 इज इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू d3 स्क्वायर।
तो ये कहां से पता है? तो पता ही नहीं, ये कहां से निकालेंगे आप? तो बोले ठीक है, I11 क्वेश्चन में दिया है ना, इसके हेल्प से निकाल लेते हैं। तो बोलो बच्चों I11 तो क्या लिख सकते हैं? I11 कैन बी रिटन एज I सेंटर ऑफ मास प्लस I11 इज I सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू d1 का स्क्वायर प्लस m इंटू d1 का स्क्वायर। तो यहां से बच्चों I सेंटर ऑफ मास का वैल्यू निकाल लेते हैं। दिस इज I11, I इसको इधर ला दो, माइनस m इंटू d1 का स्क्वायर, और इसको ला के यहां पुट कर दो। तो हमारा I33 का वैल्यू आ गया, दिस इज I11 माइनस m इंटू d1 का स्क्वायर और प्लस m इंटू d3 का स्क्वायर। ये हमारा रहा आंसर। मतलब मुझे काफी काम का चीज है और हमसे गलती करा सकता है। इसमें क्या हम ध्यान रखेंगे, जब भी हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लिखेंगे हमेशा उसमें से हम एक एक्सिस लेंगे जो कहां से पास करेगा, सेंटर ऑफ मास से। और आंसर लिखने में कोई कहे सर ऐसा लिख सकते हैं क्या कि I सेंटर ऑफ मास बराबर I33 प्लस m इंटू d3 स्क्वायर? नहीं, हमेशा जुटेगा सेंटर ऑफ मास वाले में। मतलब I11 बराबर I सेंटर ऑफ मास प्लस कुछ, I22 बराबर I सेंटर ऑफ मास प्लस कुछ, I11 बराबर I सेंटर ऑफ मास प्लस कुछ, I33 बराबर I सेंटर ऑफ मास प्लस कुछ। मतलब तुम सेंटर ऑफ मास को छोड़कर, सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस को छोड़कर कोई भी एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास के पैरेलल है, अगर तुम उसके बहुत मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो तो उसका आंसर सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के बहुत मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ज्यादा आएगा। क्योंकि हर केस में देखो कुछ ना कुछ जुट के मिल रहा है। I11 I सेंटर ऑफ मास में कुछ जुटा, I22 I सेंटर ऑफ मास में कुछ जुटा, I33 I सेंटर ऑफ मास में कुछ जुटा। मीन्स ऐसे कहा जाए कि अगर किसी बॉडी के थ्रू ढेर सारे पैरेलल एक्सिस पास कर रहे हो तो सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से एक्सिस के अबाउट होगा? तो वो एक्सिस होगा सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस। बिकॉज तुम सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस को छोड़कर किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो तो उसका आंसर आएगा I सेंटर ऑफ मास प्लस मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो बच्चों यहां से हमारा एक थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, आउट ऑफ मेनी पैरेलल एक्सिस फॉर अ गिवन बॉडी the moment of inertia will be least, सबसे कम, about that axis which will pass through the center of mass of the body। हमारे पास अभी जगह नहीं है, मैं उसको आप इसको पहले नोट कर लीजिए फिर मैं लिखता हूं। देखो बच्चों एक नोट्स, आउट ऑफ मेनी पैरेलल एक्सिस फॉर अ गिवन बॉडी, बॉडी से पास होता हुआ ढेर सारे पैरेलल एक्सिस या बाहर भी, नॉट हमेशा पास होता हुआ, तुम एक्सिस चाहो तो यहां भी ले सकते हो, एक्सिस बाहर भी हो सकता है? तो फॉर अ गिवन बॉडी, एक बॉडी के लिए ढेर सारे पैरेलल एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी लीस्ट अबाउट दैट एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट लीस्ट होगा, सबसे कम होगा, जो कहां से पास करेगा, सेंटर ऑफ मास से। अब इस एग्जांपल में I11, I22, I33, I सेंटर ऑफ मास सब में पूछा जाए सबसे कम वैल्यू किस एक्सिस के अबाउट आएगा, तो जवाब होगा इसके अबाउट आएगा। तो इन गिवन डायग्राम I सेंटर ऑफ मास इज हैविंग लीस्ट वैल्यू अमॉन्स्ट, इन चारों के बीच में इसका वैल्यू सबसे क्या होगा, कम होगा। दिस मे बी एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर यू, थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, नोट कर जाइए। चलो बच्चों दूसरा देखो, दूसरा हमारा है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, which इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि वैलिड फॉर 2D बॉडी और लेमिना चिपटा, है ना, चिपटा हो जो बॉडी, लेमिना टाइप बॉडी, जैसे डिस्क है, प्लेट है, इस टाइप का, ये क्या है? देखना बच्चों, ध्यान से सुनना। मान लो देखो, ये अगर एक डिस्क है, मान लो बच्चों ये हमारा कोई डिस्क है जिसका मास है m, जिसका रेडियस है r, और इस डिस्क का दो ऐसा परपेंडिकुलर एक्सिस जो डिस्क के प्लेन में हो, कुछ ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और जो डिस्क है, डिस्क इज इन एक्स वाई प्लेन, जो हमारा डिस्क है वो एक्स वाई प्लेन में है। अगर हमको ऐसा दो परपेंडिकुलर एक्सिस जो बॉडी के प्लेन में है, अगर उसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो हम एक ऐसा एक्सिस जो इन दोनों का परपेंडिकुलर हो, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हैं। और बच्चों जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल बी इक्वल टू, यही लिख देता हूं, दैट विल बी इक्वल टू आई जेड जेड इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। तुम ये नहीं समझ लेना कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो हम कुछ भी लिख देंगे। तुम ऐसा बच्चों नहीं लिख सकते, आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई वाई वाई प्लस आई जेड जेड, दिस इज रॉन्ग, ये हमारा गलत है, ये नहीं चलेगा। तो क्या चलेगा? जुटेंगे वो दोनों एक्सिस जो बॉडी के प्लेन में हो, या तो बॉडी का प्लेन एक्स वाई एक्सिस में है, बॉडी डिस्क इज इन एक्स वाई प्लेन, तो एक्स एक्स बॉडी के प्लेन में, वाई वाई बॉडी के प्लेन में, ये दोनों जुटेंगे और ये तीसरा वाला मिलेगा। अगर मान लो बच्चों ऐसा बॉडी होता, देखना भाई ध्यान से, कुछ मान लो ऐसा बॉडी होता है, ऐसा ऐसा, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और बच्ची ये हमारा जेड एक्सिस है, और ये बॉडी ऐसा है। इससे पूछे तुम कौन से प्लेन में हो, तो ये बोला डिस्क इज इन, कुछ ऐसा प्लेन है, ऐसा, बोलो कौन सा प्लेन हुआ, वाई और जेड, इन वाई जेड प्लेन। तो बच्चों हम लोग यहां पर लिखेंगे कि जो दोनों एक्सिस, जो बॉडी का जो प्लेन है वाई जेड प्लेन, इसमें जो दो एक्सिस पड़े वो दोनों जुटेंगे। मतलब कौन जुटेगा, आई वाई वाई और आई जेड जेड, और रिजल्ट में क्या मिलेगा, आई एक्स एक्स, ऐसा कुछ। तो ध्यान रखना भाई, ये किसके लिए वैलिड है, 2D बॉडी के लिए। अब मान लो कोई कहता है कि सर अगर मैं कोई सॉलिड स्फीयर ले लूं तो, कहा बच्चों मान लो ऐसा, ये कोई सॉलिड स्फीयर है, इसमें ये हमारा दिस इज एक्स एक्स, दिस इज व्हाट वाई वाई, दिस इज व्हाट जेड जेड, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, ऐसा एक्सिस है। अब हमसे कोई कहता है
क्या मैं यहां पर ऐसा लिखूं क्या कि आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई इज इक्वल टू आई जेड जेड? अब वो गलत है, ये तो कॉमन सेंस से सोचेंगे गलत है। कुछ एक स्फीयर के लिए एक्स एक्सिस के लिए जैसा मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वाई वाई के लिए तो ऐसा ही ना गोल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जेड जेड के लिए वैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पर ऐसा थोड़ी होने वाला है। यहाँ पर तो बच्चों मिलेगा हमको क्या बताओ, आई एक्स एक्स का वैल्यू उतना ही होगा जितना वाई वाई और जितना जेड जेड, बिकॉज तीनों एक्सिस के लिए स्फीयर के मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सेम है। दिस इज राइट। और दूसरी बात क्या बोलेंगे, यार सॉलिड स्फीयर 3D बॉडी होता है, 3D बॉडी के लिए तो कभी भी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना ही नहीं चाहिए, वो तो अपने आप में गलत रिजल्ट है। तो अगर मुझसे कोई सी स्फीयर के बारे में हमसे कंफ्यूज करवाता है हमको कोई, तो हम बोलेंगे नहीं भाई, स्फीयर के लिए तो चाहे एक्स एक्स, चाहे वाई वाई, चाहे जेड जेड, तीनों एक्सिस के लिए जो स्फीयर का मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट इज सेम, सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ईच एक्सिस विल बी सेम। तो कुछ ये आपके दो थ्योरम थे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्वेश्चन बनाने में हम लोग इनका डायरेक्ट यूज करेंगे, नोट कर जाइए। कुछ आपके सामने है ना, 3-4 क्वेश्चंस हैं। ये एक रॉड है, थिन रॉड, इसकी थिन मतलब बहुत ही पतला है, रॉड ऑफ मास m, लेंथ l, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड। यहाँ पर ये एक एक्सिस है, इससे d दूरी पर ये रॉड है, इसका मास है लेंथ l। कुछ ये एक एक्सिस है, ये रॉड है जिसका मास है m, जिसका लेंथ है l, थीटा एंगल पर है, इसका निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। ध्यान रहे बच्चों, एक्सिस ये है, यहाँ पर ये हमारा एक्सिस है, अब पूरा रॉड ऐसा है, इस रॉड का सेंटर है ये, इस रॉड का निकालना है हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, मास है लेंथ है। जो समझ में आता तो खुद से लिखिए। चलो बच्चों मेरे से मिलाओ तो, ये देखो ये एक्स एक्स एक्सिस, इस एक्सिस के लिए ये एक्सिस इस रॉड के सेंटर से पास कर रहा है। फिर से बच्चों देखो, ये एक्सिस इस रॉड के सेंटर से पास कर रहा है। हम लोग इसका डेरिवेशन कर चुके हैं, इसका आंसर आता है m l² बाई 12 वाई वाई। ये देखो वाई वाई एक्सिस है। मुझे ये रॉड बहुत पतला है, इस रॉड का सारा मास एक्सिस में ही घुस गया। एक्सिस और रॉड एकदम एक ही है। अगर मैं इस रॉड का किसी भी मास का पूछूंगा कि एक्सिस से कितना दूरी है, तो हर मास बताएगा कि मेरी एक्सिस से दूरी कितनी है, 0। इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे मास का एक्सिस से कोई डिस्टेंस ही नहीं है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। यहाँ पर तुम अपना एकदम एक नोट्स ध्यान रख सकते हो, अगर कोई रॉड किसी एक्सिस पर ही लाई कर जाए, थिन रॉड, तो उस एक्सिस के अबाउट उस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो आंसर इज 0, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए मास भी चाहिए और डिस्टेंस भी चाहिए। तो एक्सिस से रॉड का डिस्टेंस का वैल्यू कितना हो गया, 0, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 0। और जेड जेड, जेड जेड ऐसा ऐसा, इस एक्सिस, ये जो एक्सिस है ये रॉड के परपेंडिकुलर है, तो फिर से हमारा आंसर हो जाएगा ml² बाई 12। मुझे यहां पर देखो, ये मास है, पूरा का पूरा मास एक्सिस से इतना दूरी पर है, तो क्या किया जाए बताओ। इसमें मैं एक छोटा सा मास मान लेता हूं dm, और इस बच्चों dm की दूरी कितनी हो जाएगी यहां से d, और इस dm का अगर मैं di लिखूं di, तो दिस इज मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। और ऐसे मुझे सारे मास का अगर निकालना हो तो इंटीग्रेट कर दो, di इज इक्वल टू dm इंटू ds² का इंटीग्रेशन। d विल बी सेम फॉर इच मास, चाहे यहां मास लो, चाहे यहां मास लो, चाहे यहां मास लो, एक्सिस से सबकी दूरी क्या होगी, सेम। तो बच्चों यहां से ds²
डी कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में क्या बचा, dm, यहां से i का वैल्यू आ जाएगा d स्क्वायर और dm जोड़े क्या आ जाएगा m, इसलिए बच्चों हमारा i का वैल्यू आ गया m इंटू डी स्क्वायर। नेक्स्ट मुझे इस क्वेश्चन को आप लोग चाहो तो सोचना खुद से। इस क्वेश्चन के पहले मैं तुमको एक थ्योरी बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तो अगर रॉड एक्सिस से पास करे तो कैसे सोचते हैं। अगर आप कुछ सोच सकते हो तो सोचना अपने से। इस क्वेश्चन को मैं छोड़ता हूं, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डिस्कस करूंगा। ये देखो इधर क्या था, मान लो एक्स एक्स रॉड के सेंटर से पास किया, बट रॉड और एक्सिस शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहां पर देखो एक्सिस रॉड के सेंटर से पास किया, बट रॉड और एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, इसलिए हम ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। तो तब क्या किया जाए, तो क्या करते हैं बच्चों, देखो मैं इस रॉड को ही तोड़ लेता हूं। इस रॉड का देखो जो इधर कंपोनेंट आएगा, इधर बच्चों इस कंपोनेंट का लेंथ हो जाएगा पूरा है L, तो हम इसको लिखेंगे L cos थीटा, बच्चों जिससे एंगल सटा उधर cos, और दूसरे साइड हमारा क्या आ जाएगा, जो ये वाला आएगा ना, ये वाला, इसका वैल्यू हो जाएगा L sin थीटा। अब मुझे इस रॉड के बदले दो रॉड दिखाई दे रहे हैं। एक्सिस कौन सा है भाई, देखो ये एक्सिस है, तो मुझे L sin थीटा के लिए बोलेंगे कि L sin थीटा तुम्हारा तो सारा मास ही पड़ गया किस पर, सेंटर पर, इसलिए तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। और जो ये वाला रॉड है L cos थीटा लेंथ का, ये ध्यान से, ये वाला इस एक्सिस के कैसा है, परपेंडिकुलर, एक्सिस का रॉड परपेंडिकुलर, तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, दिस इज I का वैल्यू हो जाएगा m/12, और कितना लेंथ, तो पूरा लेंथ नहीं, L cos थीटा। दिस इज आंसर। तो ऐसा थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाया जा सकता है ना। आपको रॉड के एंड से अगर एक्सिस पास होता है तो आपको उसका फॉर्मूला ही नहीं पता, मैं इसको अगले क्लास में निकलवाऊंगा, फिर मैं तुमको डिस्कस कर दूंगा। नोट कर जाइए।